जय हिंद दोस्तों, आज फिर से नए क्लास में स्वागत है। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट का एमजेसी हिस्ट्री। जो सेमेस्टर फर्स्ट में ऑनर्स के रूप में हिस्ट्री सब्जेक्ट को लिए हुए हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें जो है मॉडल सेट हम थर्ड आज करा रहे हैं। मॉडल सेट 2 और 1 जो है मैं ऑलरेडी करा दिया हूँ। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने के लिए मिलेगा। आप लोग इस क्लास के बाद उसको भी क्लास अंत तक जरूर कीजिए। उसके बाद उस क्लास को भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही सारा क्वेश्चन हम कराए हुए हैं। इसमें जो है 10 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराएंगे और 4 लघु उत्तरीय क्वेश्चन, और उसके बाद 3 जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वही सारा कंटेंट हम लाए हुए हैं, जो कि 10 ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसके बाद 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछता है, इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है 3 पूछता है, जो कि ऑब्जेक्टिव जो है वो 2 नंबरा होता है। इसके बाद जो उत्तरीय क्वेश्चन होता है वो 5 नंबरा होता है, जो कि 4 क्वेश्चन बनाना होता है, और 2 नंबरा 10 क्वेश्चन बनाना होता है। उसके बाद जो 10 नंबरा होता है वो 3 क्वेश्चन बनाना होता है, तो जो कि टोटल 20 नंबर हुआ, और इधर जो 20 नंबर, इसके बाद यहाँ से 30 नंबर, जो 30, 20, 50 और 20, 70 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। जो कि टीएमबी यूनिवर्सिटी में जो है 7 मार्च से एग्जाम शुरू है, इसलिए आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही हम क्वेश्चन कराए हुए हैं। जो इससे अगला क्लास हम लाएंगे उसमें मॉडल सेट चौथा लाएंगे, जो कि एग्जाम से रिलेटेड ही उसमें कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप किसने दिया? जो इतिहास को सबसे पहले वैज्ञानिक स्वरूप किसने दिया? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी थ्यूसिडाइड्स, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी अरस्तु। जो इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप सबसे प्रथम ने दिया था वह था थ्यूसिडाइड्स। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वह कौन सा है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धौलावीरा। जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है वो है मोहनजोदड़ो, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद है इसमें चलिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में है सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? ऑप्शन ए मंदिर, ऑप्शन बी नगर योजना, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी साम्राज्य। जो सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता थी वह थी नगर योजना, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में आर्यों का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? जो आर्यों का मुख्य ग्रंथ है वो कौन सा है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी पुराण। तो आर्यों का जो मुख्य ग्रंथ है वो है ऋग्वेद, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन। वैदिक काल में राजा का चयन कैसे होता था? जो वैदिक काल में जो राजा का चयन होता था वह कैसे होता था? ऑप्शन ए वंशानुगत, ऑप्शन बी जनमत एवं सभा की स्वीकृति, ऑप्शन सी युद्ध द्वारा, ऑप्शन डी पुजारियों द्वारा। जो वैदिक काल में राजा का चयन होता था वह था जनमत एवं सभा की स्वीकृति के आधार पर राजा का चयन किया जाता था। इसके बाद है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में है उत्तर वैदिक काल में समाज किस ओर बढ़ा? जो उत्तर वैदिक काल में है समाज किस ओर अग्रसर हुआ? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी वर्ग विभाजन, ऑप्शन सी जनजातीय एकता, ऑप्शन डी सामूहिक स्वामित्व। जो उत्तर वैदिक काल में जो समाज अग्रसर हुआ वह था वर्ग विभाजन की ओर, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई थी? जो उत्तर वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई थी? ऑप्शन ए लचीली, ऑप्शन बी कर्म आधारित, ऑप्शन सी जन्म आधारित और कठोर, ऑप्शन डी समाप्त हो गई थी। जो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वह थी जन्म आधारित और कठोर हो गई थी।
इसके बाद चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में सभा का कार्य क्या था? जो सभा का कार्य था वो क्या था? ऑप्शन ए न्याय एवं सलाह, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी पूजा। तो सभा का जो कार्य था वो था न्याय एवं सलाह, इसलिए इसका ऑप्शन ए में जो है सही होगा। जो सभा का कार्य था वो था न्याय दिलाना एवं सलाह करना। इसके बाद चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन में है वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता क्या थी? जो वैदिक धर्म थी उसके प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी प्रकृति पूजा, ऑप्शन सी एकेश्वरवाद, ऑप्शन डी मंदिर पूजा। जो वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता थी वह थी प्राकृतिक पूजा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो इतिहास का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी अतीत का अध्ययन, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी धर्म। जो इतिहास का मुख्य उद्देश्य है वो है अतीत का अध्ययन, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा, अतीत का अध्ययन। और फिर चलिए देखते हैं अब इसमें जो भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनेंगे। इसमें जो है 4 लघु उत्तरीय क्वेश्चन होगा और 3 जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होगा। तो चलिए पहले देखते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन। जो है इसमें पहला क्वेश्चन, इतिहास और पुरातत्व में अंतर लिखिए। यहाँ पूछ रहा है इतिहास क्या है और पुरातत्व में क्या अंतर है। तो इतिहास और पुरातत्व दोनों अतीत के अध्ययन से जुड़े हुए विषय है। इतिहास और पुरातत्व जो है वो दोनों अतीत के अध्ययन से ही जुड़े हुए विषय है, लेकिन इसके अध्ययन की विधि और स्रोत अलग अलग होते हैं। लेकिन जो इसके अध्ययन की विधि है वो अलग अलग होते हैं। इतिहास मुख्य रूप से लिखित स्रोतों जैसे ग्रंथों, अभिलेखों और दस्तावेजों के आधार पर अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है। इतिहास क्या करता है, इसका जो मुख्य रूप से है वो लिखित स्रोतों जैसे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर और अभिलेखों के आधार पर, जो भी दस्तावेज के आधार पर अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है वही इतिहास कहलाता है। इसके बाद जबकि पुरातत्व भौतिक अवशेषों जैसे भवनों के खंड, हर औजार, सिक्के, मूर्तियां और मिट्टी के बर्तनों के आधार पर अतीत की जानकारी प्राप्त करती है। जो पुरातत्व का अर्थ है कि जिस भी पुरानी बातों को वो मिट्टी के बर्तनों के आधार पर उनकी जो जानकारी प्राप्त करते हैं वह होता है पुरातत्व के माध्यम से। और इतिहास जो है वो होता है कि लिखित स्रोतों के जैसे ग्रंथों अभिलेखों में जो लिखा हुआ है वह उसी के आधार पर जो जानकारी प्राप्त होती है वो होता है इतिहास। और पुरातत्व जो है सिक्के और औजार और मूर्तियों और मिट्टियों के बर्तनों के आधार पर अतीत की जानकारी देते हैं, वही होता है पुरातत्व। इसके बाद इतिहास का उद्देश्य घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन और उनकी व्याख्या करना होता है। इतिहास का काम क्या होता है, उनके उद्देश्य को, घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन और उनकी व्याख्या करता है। जबकि पुरातत्व उन सभ्यताओं और समाजों के बारे में जानकारी देता है। जबकि जो है पुरातत्व उन सभ्यताओं को और उन समाजों के बारे में जानकारी देता है जिनके लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं और जिनके जो है पुरातत्व बिना लिखित प्रमाण के ही जानकारी प्राप्त करते हैं। और इतिहास जो है वो लिखित के आधार पर जानकारी देते हैं। इस प्रकार इतिहास और पुरातत्व एक दूसरे के पूरक है। इस प्रकार जो है इतिहास और पुरातत्व एक दूसरे के पूरक है और मिलकर अतीत की संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करती है। और दोनों जो मिलकर, इतिहास और पुरातत्व मिलकर ही अतीत की संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। तो समझ गए होंगे इतिहास और पुरातत्व में क्या अंतर है। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किसी 2 प्रमुख नगर योजना की विशेषता को लिखे। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना अत्यंत विकसित और सुव्यवस्थित थी। जो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना थी वह अत्यंत विकसित और सुव्यवस्थित थी, जो उस समय की उन्नत तकनीकी क्षमता को दर्शाती है। जो उस समय की जो है उन्नत तकनीकी क्षमता को दर्शाती है।
इस सभ्यता के नगरों में चौड़ी और सीधी सड़कों का जाल था। इस नगर में जो थी वह चौड़ी और सीधी सड़कों का जाल था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो हड़प्पा सभ्यता की जो नगरीय व्यवस्था थी वह एक दूसरों को समकोण पर काटती थी, जिससे शहरों का स्वरूप योजनाबद्ध दिखाई देता था। जिससे जो है शहरों का जो स्वरूप है वो अच्छे तरह से दिखाई देता था, और जो क्योंकि जो समकोण पर काटती थी ना उसको देखने में बहुत ही अच्छा लगता था। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता इसकी उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी। इसकी जो दूसरी पहली जो है कि वह समकोण जो सड़कों को काटते थे तो उससे देखने में बहुत ही सुंदर लगते थे। इसके बाद दूसरा जो है उसकी जल निकासी व्यवस्था, जिसमें जो है हर घर में बिजली नालियों की जुड़ी होती थी और गंदे पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था थी। जिससे जो है गंदे पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था थी, और हर घर में स्नान घर होते थे। जिससे कि दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता था हड़प्पा सभ्यता का। इन विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में स्वच्छता और शहरी नियोजन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उसमें जो है हड़प्पा सभ्यता पर स्वच्छता और शहरी नियोजन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसके बाद चलिए देखते हैं इसमें तीसरा क्वेश्चन में प्रारंभिक वैदिक समाज की आर्थिक स्थिति बताइए। जो प्रारंभिक वैदिक समाज की जो आर्थिक स्थिति थी वह क्या थी, वही पूछ रहा है। तो इसमें जो है प्रारंभिक वैदिक समाज की आर्थिक स्थिति मुख्यतः पशुपालन और पर आधारित थे। जो प्रारंभिक वैदिक समाज की जो आर्थिक स्थिति थी वो मुख्यतः जो है किस पर आधारित थी, तो पशुपालन पर। इसलिए उस समय गाय को संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। उस समय जो है गाय को संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी जैसे पशुओं का पालन करते थे, जिससे जो है लोग वहाँ के गाय, बैल, भेड़, बकरी जैसे पशुओं का पालन करते थे और इन्हीं पर उनका जीवन निर्भर था। और जो है उसी पर गाय, बैल, भेड़, बकरी पर ही उनके जीवन निर्भर था। कृषि भी की जाती थी लेकिन उसका महत्व पशुपालन की तुलना में कम था। लेकिन कृषि भी होती थी उस समय जो है प्रारंभिक वैदिक समाज में कृषि भी होती थी, लेकिन उसकी महत्व जो है बहुत कम थी। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी और लोगों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। इस प्रकार प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था का जो है सरल, ग्रामीण और आत्मनिर्भर थे। इस प्रकार जो है प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था सरल और ग्रामीण और आत्मनिर्भर थे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे कि प्रारंभिक वैदिक समाज की आर्थिक स्थिति क्या होता है। इसके बाद चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन में है सभा और समिति की भूमिका लिखिए। तो सभा और समिति की क्या क्या भूमिका थी वही पूछ रहा है। तो सभा और समिति प्रारंभिक वैदिक काल की महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी। सभा और समिति जो है प्रारंभिक वैदिक काल की महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी जो शासन व्यवस्था को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सभा में समाज के प्रमुख और अनुभवी लोग शामिल होते थे। जो सभा में जो है समाज के प्रमुख और अनुभवी लोग ही शामिल होते थे, और यह संस्था प्रशासनिक तथा न्याय संबंधी मामलों में निर्णय लेने में सहायक करती थी। यह संस्था जो है प्रशासनिक तथा न्याय संबंधी मामलों में निर्णय लेने में सहायक करती थी। समिति अपेक्षाकृत बड़ी संस्था थी जिसमें सामान्य लोगों की भागीदारी होती थी और यह राजा को सलाह देने तथा महत्वपूर्ण नीतियों पर विचार करने का कार्य करती थी। और जो है वो राजा की सलाह देने तथा महत्वपूर्ण नीतियों पर विचार करने का कार्य करती थी। इसके बाद इसमें इन दोनों संस्थाओं की उपस्थिति से स्पष्ट होता है कि उस समय की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह निरंकुश नहीं थी। तो इन दोनों संस्थाओं से यह स्पष्ट होता है कि उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वह पूरी तरह निरंकुश नहीं थी, बल्कि परामर्श सहयोग पर आधारित थी।
आई होप आप लोग इसको समझे होंगे कि सभा और समिति की क्या क्या भूमिका थी, जो कि हम ऊपर पूरे डिटेल से बात किए। इसके बाद चलिए देखते हैं ग्रुप सी में जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है उसी को अब देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इतिहास की परिभाषा। इतिहास की क्या क्या परिभाषा है और उनकी प्रकृति एवं उपयोगिता की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इतिहास की क्या उपयोगिता है उनके विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो इतिहास समाज के अतीत का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन है। इतिहास जो है मानव समाज के अतीत का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन है। यह केवल घटनाओं की सूची नहीं बल्कि उन घटनाओं के कारणों, परिस्थितियों और परिणामों का विश्लेषण भी करता है। यह केवल जो है घटनाओं की सूची नहीं है बल्कि उन घटनाओं के कारणों, क्या कारण थे, क्या परिस्थितियों और परिणामों का भी विश्लेषण करता है। इतिहास हमें यह बताता है कि मनुष्य ने समय के साथ किस प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास किया। इतिहास जो है हमें वह बताता है कि मनुष्य अपने जीवन में किस प्रकार से ग्रोथ किए हैं, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास किया। इसलिए इतिहास को मानव सभ्यता की स्मृति भी कहा जाता है। इसलिए जो है इतिहास को मानव सभ्यता की स्मृति भी कहा जाता है। इतिहास की प्रकृति को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि यह एक सामाजिक विज्ञान है। इतिहास जो क्या है, तो एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसका संबंध मनुष्य और उसके समाज से है। क्योंकि जो इतिहास का संबंध है मनुष्य और उसके समाज से है। इतिहास परमाणु पर आधारित होता है। इतिहास जो है परमाणु पर आधारित होता है, जैसे पुरातात्विक अवशेष, अभिलेखों, सिक्के, साहित्यिक स्रोत आदि। इतिहास स्थिर नहीं होता है बल्कि निरंतर परिवर्तनशील होता है। इतिहास जो है स्थिर नहीं बल्कि निरंतर परिवर्तनशील होता है, क्योंकि नई खोजों और नए प्रमाणों के आधार पर इतिहास की व्याख्या बदल सकती है। नए खोजों और नए परिणामों के आधार पर जो है इतिहास की व्याख्या बदल सकती है। इतिहास में व्याख्यात्मक तत्व भी मौजूद होता है। इतिहास में जो क्या है, जो व्याख्यात्मक तत्व भी मौजूद होता है, क्योंकि इतिहासकार उपलब्ध स्रोतों के आधार पर घटनाओं का अर्थ निकालते हैं और उनके महत्व को समझते हैं। क्योंकि जो है इतिहासकार उपलब्ध स्रोतों के आधार पर घटनाओं का अर्थ निकालते हैं और उनके महत्व को समझाते हैं। इसके बाद है इसमें इतिहास की उपयोगिता अत्यंत व्यापक है। जो इतिहास की उपयोगिता है वो अत्यंत व्यापक है। इतिहास हमें अतीत की सफलताओं और असफलताओं से सीखने का अवसर देता है। इतिहास जो है हमें अतीत की सफलताओं और असफलताओं का सीखने का जो है अवसर देता है, जिसमें वर्तमान की को बेहतर बनाना कैसे बना सकते हैं वही सिखाया जाता है। यह समाज में राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है। ये जो है ये समाज को राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है, क्योंकि लोग अपने गौरवशील अतीत को जानकर प्रेरणा प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो है लोग अपने गौरवशील अतीत को जानकर प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इतिहास हमें सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के विकास को समझने में भी मदद करता है। जो इतिहास हमें सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के विकास को समझने में भी मदद करता है। इसके अलावा इतिहास भविष्य की योजनाएं बनाने में मार्गदर्शन देता है। इतिहास जो हमें भविष्य की योजनाएं बनाने में भी मार्गदर्शन देता है, क्योंकि यह हमें बताता है कि किन नीतियों और कार्यों से समाज का विकास हुआ और किन में समस्याएं उत्पन्न हुई। किसमें जो है समाज का विकास हुआ और किसमें जो है समस्या उत्पन्न हुई। इस प्रकार इतिहास केवल अतीत का अध्ययन नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी उपयोगी ज्ञान देता है, बल्कि जो है वह भविष्य के लिए उपयोगी ज्ञान भी प्रदान करता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में है कि सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। जो सिंधु सभ्यता के पतन का क्या कारण है उसी का विस्तार पूर्वक हम आज बात करने वाले हैं।
इसमें जो है कि सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। जो सिंधु सभ्यता थी वह विश्व की प्राचीनतम और विकसित सभ्यताओं में से एक थी, जिसका पतन धीरे धीरे हुआ। जिसका पतन जो हुआ धीरे धीरे हुआ। इसका पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ है, बल्कि कई कारकों के संयुक्त प्रभाव से हुआ माना जाता है। जो सिंधु सभ्यता की जो पतन का कारण है वो बल्कि कोई एक कारण नहीं है, निश्चित कारण एक नहीं है। इसके जो है कई कारण को संयुक्त कर प्रभाव से हुआ है। प्राकृतिक कारणों को इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें जो है सिंधु सभ्यता के पतन में जो कारण माना जाता है वो प्राकृतिक कारणों को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बार बार आने वाली बाढ़ों ने नगरों और कृषि को भारी नुकसान पहुंचाया। बार बार जो बाढ़ आने लगे उससे जो है नगर और कृषि को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद जिसमें लोगों का जीवन कठिन हो गया। कुछ विद्वान भूकंप और जलवायु परिवर्तन को भी पतन का कारण मानते हैं। कुछ जो विद्वान है वह भूकंप और जलवायु को भी परिवर्तन का भी पतन का कारण मानता है, क्योंकि इसमें पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ गया और उत्पादन कम हो गया। इसमें जो है पर्यावरण संतुलन बिगड़ने के बाद उत्पादन में कमी आ गई, यह किसी भी विद्वान का मानना है। इसके बाद नदियों के मार्ग परिवर्तन को भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। जो नदियों के मार्ग को परिवर्तन जो हुआ उसका भी एक प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की नगर व्यवस्था और कृषि नदियों पर निर्भर थी। क्योंकि जो है वह सिंधु सभ्यता की नगर व्यवस्था और कृषि नदियों पर ही निर्भर थी। इसलिए जब नदियों का मार्ग बदला तो जल की कमी और भूमि की उर्वरता में कमी आई। जो नदी का मार्ग बदल गया, जो उसके बाद जो है जल में कमी आने के कारण भूमि की उर्वरता में भी कमी आई। इसके परिणाम स्वरूप लोगों को अपने नगर छोड़ने पड़े। इसके परिणाम स्वरूप जो है लोगों को अपना नगर छोड़ना पड़ा। आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण थे। जो कारण था पतन का वो आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण थे। इस सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों से जुड़ा था। जो इस सभ्यता का व्यापार था वो अन्य क्षेत्रों जैसे मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब व्यापारिक संबंध कमजोर हुए तो आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हुई। जब व्यापारिक संबंध कमजोर हुआ तो आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हुई। कुछ इतिहासकारों ने बाहरी आक्रमण या आर्यों के आगमन को भी कारण माना है, हालांकि इस पर पूर्ण सहमत नहीं है। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था में कमजोरी और सामाजिक अर्थव्यवस्था ने भी पतन को तेज किया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का पतन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया थी, जिसमें प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों ने मिलकर भूमिका निभाई। इसमें जो है पतन में बहुत सारा कारण था। इस प्रकार जो है स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का पतन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया थी। कोई एक प्रक्रिया नहीं थी कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण या प्राकृतिक स्थिति खराब होने के बाद इस तरह का कारण पतन हुआ। यह नहीं थे, बहुत सारा कारण मिलकर ही सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, जिसमें प्राकृतिक आपदा और आर्थिक और सामाजिक कारण ने मिलकर भूमिका निभाई है। अगर इसका आप लोग PDF सुनना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए हैं, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है मॉडल सेट 3 है, 2 और 1 जो है मैं ऑलरेडी करा दिया हूँ। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देखने के लिए मिलेगा, आप लोग उस क्लास को भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है TMB यूनिवर्सिटी के लिए। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वैदिक काल की सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था का वर्णन। तो वैदिक काल की धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है।
तो वैदिक काल भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण चरण है। वैदिक काल जो है भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें समाज और धर्म दोनों का स्वरूप विकसित हुआ। जिसमें जो है समाज और धर्म दोनों का स्वरूप विकसित हुआ। प्रारंभिक वैदिक काल में समाज अपेक्षाकृत सरल और समानता पर आधारित था। जो प्रारंभिक वैदिक काल में समाज अपेक्षाकृत सरल और समानता पर आधारित था। लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था और परिवार सामाजिक जीवन की प्रमुख इकाई था। परिवार जो है प्रतिष्ठात्मक था, लेकिन स्त्रियों के स्थिति सामान्यजनक थी और उन्हें शिक्षा तथा धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। जो वैदिक काल में जो था वह स्त्रियों को भी स्थिति सम्मानजनक थी, क्योंकि उसमें भी शिक्षा तथा सामाजिक जो अनुष्ठान थी उसमें भी भाग लेने की हक थी। और फिर समय के साथ उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक जटिल हो गया। जो समय के साथ जो है उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक जटिल हो गया और वर्ण व्यवस्था स्पष्ट रूप से स्थापित हुई। और वर्ण व्यवस्था जो है स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में समाज का विभाजन हुआ। उत्तर वैदिक काल में जो है समाज 4 वर्गों में विभाजित हुआ। पहला है ब्राह्मण, और दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। 4 वर्णों में समाज को विभाजन करना पड़ा, जिसमें सामाजिक असमानता बढ़ी। जिसमें जो है वह सामाजिक असमानता बढ़ी। और फिर संयुक्त परिवार प्रचलित थे और सामाजिक जीवन में परंपराओं का महत्व बढ़ गया। और सामाजिक जीवन में जो है परंपराओं का महत्व बढ़ गया। सभा और समिति जैसी संस्थाएं शासन और सामाजिक नियमों के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। और सभा और समिति जैसी संस्थाएं शासन और सामाजिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इसके बाद धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो वैदिक धर्म का मूल स्वरूप प्राकृतिक पूजा पर आधारित था। धार्मिक व्यवस्था की अगर बात करें तो वैदिक धर्म का मूल स्वरूप प्राकृतिक पूजा पर आधारित था। लोग इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य जैसे देवताओं की पूजा करते थे। लोग जो है इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे, सूर्य जैसे देवताओं का पूजा करते थे। और यज्ञ धार्मिक जीवन का मुख्य अंग था। और यज्ञ जो है वह धार्मिक जीवन का मुख्य अंग था। धर्म में सादगी और नैतिकता पर जोर था। और धर्म में जो है वह सादगी और नैतिकता पर जोर था। तो उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे कर्मकांड बढ़ने लगे। उत्तर वैदिक काल में जो है धीरे धीरे कर्मकांड बढ़ने लगे और ब्राह्मणों का प्रभाव अधिक हो गया। और ब्राह्मणों का जो है प्रभाव अधिक हो गया। यज्ञ अधिक जटिल हो गए और धार्मिक जीवन में अनुष्ठानों की प्रधानता बढ़ गई। और धर्म अनुष्ठानों में जो है जीवन में अनुष्ठानों की प्रधानता बढ़ गई। तो समग्र रूप से देखा जाए तो वैदिक काल में समाज और धर्म दोनों ने सरलता से जटिलता की ओर विकास किया। अगर दोनों को एक साथ देखा जाए तो वैदिक काल में समाज और धर्म दोनों ने सरलता से जटिलता की ओर विकास किया। तो प्रारंभिक काल में समानता और सादगी थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक विभाजन और कर्म कांडों की वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यही परिवर्तन आगे चलकर भारतीय समाज की संरचना का आधार बने। यही परिवर्तन जो आगे चलकर भारतीय समाज की संरचना का आधार बना। आई होप आप लोगों को जो है क्लास पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें जो है 3 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन और 4 जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन, उसके बाद पहले जो कराए कि 10 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। इसलिए आप लोग इस क्लास को अंत तक किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप लोग इसका PDF नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्लास जो हम लाएंगे इसका मॉडल सेट 4 लाएंगे, इसलिए आप लोग क्लास को कंटिन्यू करते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।